फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की से जो रेड सूट पहनकर बेड पर बैठी दिखाई देती है। अचानक से कोई अदृश्य ताकत उसकी पहनी हुई ज्वेलरी और वेल को हटा देती है। यहीं हमें पता चलता है कि इस लड़की ने एक बूढ़ी औरत की मदद से एक शैतान से शादी की है। वो बाद में पता चलेगा, बस ये समझ लो ये डील उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अब सीन कट होता है और स्टोरी थोड़ी पीछे जाती है जहाँ से सब शुरू हुआ। सीन कट होकर हमें 3 लड़कियां दिखाई जाती हैं जो एक ही घर से हैं। इन तीनों ने मिलकर एक चिकन शॉप खोली हुई है। वो सभी दुकान पर पहुंचते हैं और अपने आज के ऑर्डर्स तैयार करने लग जाती हैं। इसके बाद सीन बदलकर हमें घर पर रेंटी और उसके पति बोबो की बेटी दिखाई देती है। वो बच्चे अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे आज स्कूल छोड़ देंगे क्योंकि घर की सभी लेडीज तो सुबह सुबह ही शॉप पर चली गई हैं। बोबो मान जाता है। इतने में उसका भाई बायू घर आता है, हाथ में एक मुर्गा लिए हुए। बायू कुछ काम नहीं करता था, पूरा दिन घर पर रहकर अपने मुर्गों की लड़ाई करवाता रहता था। बोबो तंग आकर उससे कहता है, क्या यही जिंदगी है तुम्हारी? देखो तुम्हारी भाभी को, वो प्रेग्नेंट होकर भी काम पर जाती है, तुम्हें उस पर जरा भी तरस नहीं आता। लेकिन बायू बेशर्मी से जवाब देता है, जो मैं कर रहा हूँ वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, एक दिन हम इसी से अमीर बनेंगे। अब सीन नाश्ते की टेबल पर शिफ्ट होता है। सभी लोग इकट्ठा बैठे होते हैं। वहीं बोबो की मॉम रेंटी पर गुस्सा निकाल रही होती हैं क्योंकि नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी रेंटी की थी, लेकिन वो बिना नाश्ता बनाए ही अपनी शॉप पर चली गई थी। बहस के दौरान ही वो तीनों लड़कियां घर लौट आती हैं। उनका रवैया साफ झलकता है। वो सीटी को तो प्यार देती हैं, लेकिन रेंटी को डांटती रहती हैं। जबकि रेंटी ने शॉप पर भी सबसे ज्यादा काम किया था। उनकी सोच यही थी कि रेंटी चाहे जितना बाहर काम कर ले, चाहे जितना पैसा कमा ले, लेकिन घर की जिम्मेदारियां तो उसी को निभानी होंगी। हालांकि सिटी जो बिल्कुल रैंटी जैसी ही थी, उसे लेकर ओल्ड लेडी कभी कुछ नहीं कहती थी। दरअसल रैंटी और सिटी दोनों ही उनके बेटों की पत्नियां थी और तीसरी लड़की उनकी अपनी बेटी। रैंटी को बुरा जरूर लगता है, लेकिन वो अपना मूड साइड पर रखकर सबके लिए नाश्ता बनाने चली जाती है। वो गीता से कहती है, तुम मेरी बेटी को स्कूल छोड़ाओ। लेकिन तभी ओल्ड लेडी एक बार फिर रैंटी पर गुस्सा हो जाती है, क्या तुम अपनी बेटी को स्कूल भी नहीं छोड़ सकती? रैंटी जवाब देती है, असल में मुझे बोवो को उसके काम पर भी छोड़ना है और फिर अपने चिकन का ऑर्डर डिलीवर करने जाना है। अगर मैं उसे स्कूल छोड़ने चली जाती तो बाकी सब काम लेट हो जाते। इतनी ही देर में बोवो भी बाहर आ जाता है। वो कुछ पैसे अपनी माँ यानी ओल्ड लेडी को देता है और अपनी कुछ सेविंग्स बायू को भी दे देता है ताकि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को कोई दिक्कत ना हो। खैर, अब रैंटी और बोवो दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। रैंटी बोवो से कहती है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मॉम मेरे बिजनेस के बारे में इतनी गलत बातें करती हैं। मैं घर के कामों के अलावा इतना एक्स्ट्रा काम करती हूँ, किस लिए? ताकि हमारी फैमिली अच्छे से चल सके। लेकिन हमारे अलावा कोई काम नहीं करता। फिर भी मॉम मुझे ना तो प्यार करती हैं और ना ही अप्रिशिएट, बल्कि उन्हें हमेशा लगता है कि मैं सिटी के साथ ज्यादती करती हूँ। रैंटी इस बात से भी गुस्सा होती है कि जब मॉम उसे डांटती हैं तो वो कभी उनके सामने नहीं बोलता। ये तक नहीं कहता कि उसकी वाइफ अच्छा काम करती है। वो यहाँ माफ़ी मांगता है और रिक्वेस्ट करता है, तुम्हें मेरी फैमिली के साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा। रैंटी कहती है, ठीक है मैं ये भी कर लूँगी, लेकिन बदले में मुझे भी तो कुछ मिले। कम से कम तुम मेरे लिए स्टैंड तो लिया करो। इसी तरह बातें करते करते वो दोनों पॉट पर पहुंच जाते हैं जहां बोवो काम करता था। बोवो को ड्रॉप करने के बाद रैंटी को अपने काम पर जाना था। चिकन को ऑर्डर डिलीवर करने के बाद जैसे ही वो घर लौटती है तो देखती है कि उसकी मॉम रो रही है और सिटी उन्हें समझा रही है। रैंटी हैरान होकर पूछती है, आखिर क्या हुआ, आप दोनों क्यों रो रही हैं? बस इतना कहना था कि मॉम फिर गुस्से से उस पर भड़क पड़ी। उन्होंने दोबारा रैंटी को डांटना शुरू कर दिया, लापरवाह और पता नहीं क्या क्या कहा। फिर उन्होंने बताया कि रैंटी की बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही रैंटी की तो जान ही निकल गई। वो उल्टे कदमों से हॉस्पिटल की तरफ भागी। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसे गीता मिलती है जो रोते हुए उससे माफी मांगती है, ये सब मेरी ही गलती है। असल में गीता कहती है, मैं ही नीना को स्कूल से पिक करना भूल गई थी। देर होने पर जब वो खुद घर आने लगी तो रास्ते में कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर रेंटी और भी ज्यादा टूट जाती है। वो तुरंत डॉक्टर के पास जाती है और नीना की हालत पूछती है। डॉक्टर बताती हैं, नीना की कंडीशन बहुत गंभीर है। रेंटी उनके सामने रोने लगती है और गिड़गिड़ाकर कहती है, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, चाहे जितना भी पैसा लगे या जो भी सर्जरी करनी पड़े। डॉक्टर्स उसे हिम्मत देते हैं और प्रेयर करने की सलाह देते हैं। अब बेचारी रैंटी अकेले ही हॉस्पिटल में बैठी थी। वो इतनी परेशान थी कि उसे देखकर एक बूढ़ी औरत उसके पास आई।
उसका नाम था ओटारी। ओटारी उसे कुछ खाने को देती है और कहती है, मुझे पता है तुम अपनी बेटी की वजह से परेशान हो, इसीलिए तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। रैंटी हैरान होती है क्योंकि उसने तो अपनी बेटी के बारे में इस औरत को बताया ही नहीं था, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। ओटारी फिर उसे एक पेपर पकड़ाती है और कहती है, अगर तुम्हारी बेटी का इलाज यहाँ से ना हो पाए तो तुम दूसरे तरीकों के बारे में भी सोच सकती हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब डॉक्टर बताते हैं कि नीना की जान बचाने के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। रैंटी के पास जितनी सेविंग्स थी वो ब्रेन सर्जरी के लिए काफ़ी नहीं थी। वो मजबूर होकर अपनी गाड़ी तक बेचने का फैसला करती है, फिर भी पैसों का इंतज़ाम पूरा नहीं हो पाता। आखिरकार वो घर जाकर सभी से घर बेचने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन मॉम और बायू साफ मना कर देते हैं। उल्टा मॉम उसे ही डांटने लगती हैं। वो कहती हैं, ये सब तेरी गलती है, तू बिजनेस में इतनी उलझी रही कि अपनी बेटी को ही भूल गई। रैंटी का कोई भी घर वाला उसकी बेटी के लिए मदद करने को तैयार नहीं था। वो अपने पति बोवो से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसकी जॉब बीच समुद्र में शिप पर थी। यहाँ तक कि बायू बोवो की सेविंग्स भी उसे देने से मना कर देता है, ये कहकर कि वो पैसों का इस्तेमाल अपनी वाइफ के लिए करेगा। अब रैंटी बिल्कुल मजबूर हो जाती है। उसे हॉस्पिटल वाली वो औरत याद आती है जिसने उसे पेपर दिया था। वो जल्दी से उस पेपर को निकालती है और उस ओल्ड लेडी से कांटेक्ट करती है, लेकिन ये औरत पैसे देकर मदद करने वाली नहीं थी। असल में ये एक जादूगरनी थी। उसने रैंटी से कहा, अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो तुम्हें एक रिचुअल का हिस्सा बनना होगा। इस रिचुअल में तुम्हारी शादी एक डेमन से करवाई जाएगी। एक बार शादी हो गई तो तुम्हारे सारे मसले खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी बेटी भी ठीक हो जाएगी और जो भी तुम्हें तंग करता है वो सब दूर हो जाएगा। रैंटी डर भी रही थी और उसे ये सब गलत भी लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आखिरकार वो उस रिचुअल के लिए मान जाती है। अब वो जादूगरनी यानी विच रिचुअल की तैयारी करती है। वो अपने हाथों से रैंडी को नहलाती है और उस पर कुछ मंत्र पढ़ती है। फिर रैंडी के मुंह में कच्चे चिकन का लिवर डाल देती है और उसके बाद उसे दुल्हन की तरह खूबसूरती से तैयार करती है। ये सब करने के बाद वो जादूगरनी रैंटी को एक खूबसूरत से सजे कमरे में ले जाती है। पूरा फ्लोर सफेद मोगरे के फूलों से ढका हुआ था। विच रैंटी से कहती है, यहाँ तुम अपना पूरा जिस्म डेमन को सौंप देना, फिर तुम्हारे सारे मसले खत्म हो जाएंगे। और उसी पल रैंटी डेमन की ब्राइड बन चुकी थी। उसकी शादी हो चुकी थी डेमन से। अब वही सीन दिखाया जाता है जहाँ से मूवी की शुरुआत हुई थी। कोई ना दिखने वाली ताकत रैंटी के कपड़े और उसकी ज्वेलरी उतार रही थी और फिर उस पर हावी हो जाती है। बाहर खड़ी हुई विच ये सब देख रही थी और खुशी से पागल हो रही थी। जैसे ही ये सब खत्म हुआ, विच रैंटी के पास आती है और उसे कुछ चीजें थमाते हुए कहती है, आज से तुम्हें हर हफ्ते डेमन को चिकन का लिवर देना होगा। आज तो ये काम मैंने तुम्हारे लिए किया है, लेकिन अगली बार से तुम्हें खुद करना होगा। अब सीन कट होता है अगले दिन घर पर। बायू बहुत परेशान था क्योंकि उसका एक रोस्टर गुम हो चुका था। इतनी ही देर में उसकी मॉम बुलाती हैं, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मैं नीना से मिलना चाहती हूँ। लेकिन बायू का मूड खराब था। उधर सिट्टी भी चिड़ी हुई थी क्योंकि रेंटी के ना होने की वजह से घर के सारे काम उसे करने पड़ रहे थे। इसी बीच अचानक एक कार आकर घर के सामने रुकती है। उसमें से नीना निकलती और खुशी से अपनी दादी के पास दौड़ जाती है। दादी उसे देखकर इतनी खुश होती हैं जैसे नीना बिल्कुल पहले जैसी ठीक हो गई हो। सिट्टी हैरान थी कि नीना का सिर्फ एक दिन में ठीक हो जाना मेडिकल साइंस से परे था। वो सोच में पड़ गई, आखिर रेंटे ने ऐसा क्या किया। वो ये बात बायू से भी कहती है, लेकिन बायू जवाब देता है, ज्यादा मत सोच, शुक्र है कि घर बिकने से बच गया और हमें एक पैसा भी नहीं देना पड़ा। सिट्टी धीरे धीरे शक करने लगती है। वो कहती है, मुझे लगता है रेंटी ने काला जादू किया है। लेकिन बायू उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। मगर सिट्टी कहाँ मानने वाली थी। वो अब रेंटी पर नजर रखने लग जाती है और उसे महसूस होता है रेंटी उस दिन के बाद से ही अजीबो-गरीब हरकतें कर रही है। एक दिन सिट्टी देखती है कि रेंटी ने पूरे घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए हैं और अंधेरे कमरे में काउच पर अकेली बैठी है। सिट्टी पूछती है, इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। सिट्टी जब दरवाजा खोलने जाती है तो वहां खड़ी होती है
रेंटी और उसकी बेटी नीना। सिटी घबरा जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो कमरे के अंदर वही रेंटी पहले से बैठी है, जो उसे अजीब डरावनी स्माइल देकर वहां से चले जाती है। सिटी सन्न रह जाती है। वो भागकर बाहर निकलती है, लेकिन बाहर तो अब कोई नहीं था। ये सब देखकर सिटी डर जाती है। वो ये सारी बातें गीता को बताती है। मैंने घर में एक ही टाइम पर दो रेंटी देखी हैं, और जिस दिन से नीना हॉस्पिटल से लौटी है उस रात से ही रेंटी बहुत अजीब हरकतें कर रही है। गीता उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। उसे लगता है सिटी हमेशा की तरह फिर से रेंटिंग के खिलाफ ऊंट पटांग बातें कर रही है। इतनी ही देर में वो दोनों देखते हैं रेंटी नहाने के लिए बाथरूम में चली गई है। सिटी कहती है, देखा, आज से पहले रेंटी ने कभी रात में नहाया? गीता हंसकर जवाब देती है, छोड़ दो यार रेंटी की जान, चलो अपने कमरे में चलते हैं। करीब 1 घंटे बाद बायू घर लौटता है और आते ही सिटी को नूडल्स बनाने को कह देता है। सिटी किचन में जाती है तो वहाँ उसे अचानक एक मेंढक दिखाई देता है। वो हैरान रह जाती है। वही मेंढक सीधे उसके पैन में कूद पड़ता है। उसे निकालने के लिए सिटी फोक से उसे स्टैब करके मार देती है और बाहर फेंकने जाती है। लेकिन तभी उसकी नज़र वॉशरूम की तरफ जाती है। रेंटी अब तक वहीं थी और अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी, जैसे वो किसी के साथ खेल रही हो। सिटी दरवाजे के छोटे छेद से झांकती है और सचमुच देखती है कि रेंटी अजीब हरकतें कर रही है। वो उसी छेद से वीडियो बना लेती है और अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को भेज देती है। रेंटी को इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था। सुबह जब वो मार्केट पहुंचती है तो लोग उसे देख देख कर हंसने लगते हैं और मजाक उड़ाते हैं। ये देख रेंटी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो वही चाकू उठा लेती है जिसे चिकन काटा जाता था और सिटी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। सिटी डर तो जाती है और मान भी लेती है कि वीडियो उसने ही भेजा था, लेकिन ढीठ बनकर माफ़ी नहीं मांगती, बल्कि उल्टा कहती है, पिछले कई दिनों से तुम्हारी हरकतें बहुत अजीब है। मैं तुम्हारी असली सच्चाई सबको दिखाना चाहती थी। लोग तुम्हें शरीफ समझते, लेकिन अंदर से तुम कुछ और ही हो। ये सुनते ही रेंटी का गुस्सा और भड़क उठता है। उसकी आंखें धीरे धीरे किसी डीमन की आंखों में बदल जाती हैं और वो चाकू सिटी के गले पर मारने ही वाली होती है कि गीता आकर उसे रोक लेती है। रात होने पर सब वापस घर पहुंचते हैं। बायू हमेशा की तरह देर से घर लौटता है और सिटी को फिर से नूडल्स बनाने भेज देता है। लेकिन जब सिटी किचन में पहुंचती है तो देखती है नूडल्स पहले से ही पक रही थी। वो हैरान रह जाती है कि ये किसने बनाई। पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ रेंटी खड़ी होती है, अजीब हालत में, होठों पर खौफनाक मुस्कान लिए। सिटी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रेंटी उससे ज़बरदस्ती साइड पर करती है और उबलते पानी में अपना हाथ डाल देती है। वो पानी से एक जिंदा मेंढक निकालती है और सिटी की आंखों के सामने एक कच्चा चबा जाती है। सिटी घबराकर तुरंत बायू को उठाने दौड़ती है, लेकिन कमरे में पहुंचते वो देखती है कि बिस्तर पर बायू नहीं बल्कि रेंटी लेटी है। रेंटी अचानक उस पर झपट पड़ती है, उसे गिराकर गला दबाने लगती है और धीरे धीरे उसकी जान निकाल देती है। फिर अपने हाथों से उसका पेट चीरकर उसका बेबी निकालती है और वहीं खा जाती है। सिटी का लहूलुहान शव छोड़कर वो वहां से चली जाती है। असली बायू तो सुबह घर लौटता है। गीता उससे कहती है, जाओ अपने कमरे से सिटी को उठा लो, हमें मार्केट भी जाना है। बायू जब रूम में जाता है तो उसे वहाँ सिटी नहीं मिलती। वो बेचैन होकर पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन कहीं भी सिटी का नामो निशान नहीं। तभी मॉम कहती है, क्या पता सिटी अपने पेरेंट्स के घर चली गई हो। लेकिन क्योंकि सिटी गायब थी और उससे पहले रेंटी से उसकी लड़ाई हुई थी, मॉम को इस बार भी गलती सिर्फ रेंटी की ही लगती है। वो गुस्से में रेंटी को डांटने लग जाती हैं। तब गीता रेंटी को सपोर्ट करती है और कहती है, रेंटी ने ऐसा कुछ नहीं किया, पहले तो सिटी ने ही उसकी गलत वीडियो बना के वायरल की थी। उधर बायू सिटी को ढूंढते हुए बाहर निकलता है। वो देखता है कि आज उसके कई सारे रोस्टर्स भी गायब हैं। ये देखकर वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। अब अगली रात रेंटी फिर से नहाने जाती है। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें खून जैसी लाल, और वो डरावने अंदाज में अपनी बेटी से कहती है, क्या तुम मेरे साथ नहाओगी? ये सुनकर उसकी बेटी सहम जाती है। वो डर के मारे गीता से कहती है, क्या मैं आज रात आपके कमरे में सो सकती हूँ? और गीता मान जाती है। अगली सुबह पहली बार उस हादसे के बाद रेंटी बिल्कुल नॉर्मल नजर आती है। सुबह सुबह वो अपने घर के बैकयार्ड में जाती है और वहीं उसे दिखती है सिटी की लाश। उसे देखकर रेंटी के होश उड़ जाते हैं। अब उसे समझ आता है कि ये सब उस विच की वजह से हो रहा है। डरते डरते वो भागकर विच के पास जाती है और पूछती है, आखिर ये सब हो क्या रहा है?
विच शांत आवाज में जवाब देती है, डेमन अब तुम्हारी बॉडी के अंदर रह रहा है क्योंकि उसने तुमसे शादी कर ली है, और अब क्योंकि तुम उसकी ब्राइड हो तो जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या तुम्हें बुरा भला कहेगा, डेमन उसे मार डालेगा। ये सुनकर रेंटी टूट जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अपनी फैमिली को और तकलीफ में नहीं देखना चाहती। लेकिन विच हंसकर कहती है, अब चाहे तुम कुछ भी चाहो या कुछ भी करो, तुम हमेशा के लिए डेमन की ब्राइड रहोगी। रेंटी रोते हुए घर लौट आती है। सीन कट होकर रात में बायो अपने रोस्टर्स की लड़ाई करवा रहा था। तभी उसे भीड़ में दिखती है खून से लथपथ सिटी। वो खेल छोड़कर उसके पीछे भागता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जब वो वापस लौटता है तो उसे पता चलता है कि वो अपनी गेम हार चुका है और अपना रोस्टर भी अब घर नहीं ले जा सकता। लेकिन आज पहली बार उसे हारने का गम नहीं होता, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ सिटी ही घूम रही थी। घर लौटकर उसे अपने आसपास अजीब चीजें दिखाई देती हैं। वो सब उसे धीरे धीरे खींचते हुए एक पुराने गड्ढे के पास ले जाते हैं और वहां उसे दिखाई देती है उसकी पत्नी सिटी की मरी हुई लाश। ये सब देखकर बायू बुरी तरह टूट गया। आते ही उसने रेंटी का गला पकड़ लिया और रोते हुए सवाल करने लगा, क्यों मारा तुमने सिटी को? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बायू की हालत बुरी थी, लेकिन रेंटी बार बार कह रही थी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तब बायू ने उसकी शर्ट पर लगे सबूत दिखाते हुए कहा, मत झूठ बोलो, मुझे पता है ये सब तुमने किया है। इतने में बायू की माँ भी बीच में आ गई। उन्हें अपने बेटे की तकलीफ से ज्यादा घर की इज्जत की चिंता थी। उन्होंने बायू को समझाया, देखो, ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर लोगों को पता चल गया कि हमारी बहू कातिल है तो समाज में बहुत बातें होंगी। सबसे अच्छा यही है कि चुपचाप अपनी बीवी को दफना दो। माँ की बात मानकर बायू ने भारी दिल से रेंटी को दफना दिया, बिना किसी को बताए। लेकिन तभी उसने देखा कि रेंटी अचानक उसके पास ही खड़ी है। घबराकर जब वो पीछे गया तो रेंटी ने उसे जोर से उठाकर दूर फेंक दिया। बायो जमीन पर गिरा ही था कि रेंटी ने बिना छुए उसकी दोनों आंखें बाहर खींच लीं और फिर उसे ऐसी जगह पटका कि ऊपर से चीजें और शटर गिरकर उसका शरीर दब गया। वहीं उसकी मौत हो गई। घर के अंदर गीता को रेंटी की चीखों से होश आया। अब वो बायू की लाश के पास खड़ी थी। ये देख गीता बुरी तरह डर गई। जल्दी से उसने रेंटी को खींचकर कमरे में बंद किया और गुस्से में पूछा, आखिर तुमने बायू को कैसे मारा? लेकिन रेंटी कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसने बस ठंडी नजर से कहा, मैं इस घर में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ गीता। अगर जीना चाहती हो तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। धीरे धीरे रेंटी की हालत और बिगड़ने लगी। गीता कुछ समझ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने बिना माँ को बताए अपने पड़ोसी मिस्टर हाज को बुला लिया। गीता के लिए अब घर की इज्जत से ज्यादा जरूरी सबकी सुरक्षा थी। मिस्टर हाज ने रेंटी को देखते ही समझ लिया कि उस पर किसी और शक्ति का कब्जा है। सच जानने के लिए उन्होंने वहीं एक रिचुअल शुरू किया, लेकिन रेंटी ने उनके हाथ से गिलास छीन कर तोड़ दिया। तभी सबको एहसास हुआ कि असल में रेंटी के अंदर कोई और नहीं बल्कि एक खतरनाक डीमन छिपा हुआ है। मिस्टर हाज डर के मारे वहां से जाने लगे। जाने से पहले उन्होंने गीता से बस इतना कहा, सब ठीक हो जाएगा अगर तुम दुआ करोगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, कमरे में बंद रेंटी अचानक गीता के पास आ गई। उसके कानों में फुसफुसाई, दूर रहो अगर जिंदा रहना चाहती हो। अगली सुबह रेंटी का पति बोबो भी घर लौट आया। गीता और उसकी माँ ने पूरी कहानी उसे बताई, लेकिन बोबो को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि रेंटी के कमरे का दरवाज़ा मत खोलना। बोबो ने दरवाज़ा तो नहीं खोला, मगर जिज्ञासा में उसने नॉक ज़रूर किया। तभी अंदर से एक डरावनी मर्दाना आवाज़ आई, इस कमरे के अंदर मत आना। बोबो से हर उठा। झांक कर देखा तो रेंटी की आंखों में उसे एक खौफनाक डीमन की झलक दिखाई दी। अब उसे गीता की सारी बातें सच लगने लगी। वो गीता के साथ इस मुसीबत का हल ढूंढने निकल पड़ा। इधर घर पर नीना खाना लेकर रेंटी के पास पहुंची, लेकिन रेंटी अब और भी भयावह दिख रही थी। दांत पीले पड़ चुके थे, आंखें पूरी तरह सफ़ेद। डरावनी आवाज़ में उसने कहा, मुझे खोल दो। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर नीना फूट फूट कर रो पड़ी। उधर गीता ने बोबो को बताया कि जिस दिन अस्पताल में नीना भर्ती थी, उसी दिन उसे एक अजीब औरत मिली थी। वे दोनों उसे ढूंढने अस्पताल भी गए, लेकिन वहाँ वो औरत कहीं नहीं मिली। इस बीच घर पर रेंटी के अंदर का डीमन नीना को धमकाने लगा, आज तुम सब मरोगे।
डरी हुई बच्ची ने ये बात अपनी दादी को बताई। दादी ने तुरंत बोबो को कॉल कर सब बताया और उसे जल्दी घर आने को कहा। लेकिन तभी उनके पीछे रैंटी खड़ी थी। कुछ ही पल बाद घर में उनकी चीख सुनाई दी। जब नीना पहुंची तो अपनी दादी को मृत पाया और पीछे खड़ी थी रैंटी। अब साफ हो गया था कि डीमन ने उन्हें भी मार डाला। थोड़ी देर बाद बोबो और गीता घर लौटे। नीना तुरंत उनके पास भागी, लेकिन रैंटी भी आ गई। घबराकर नीना छिप गई। जब गीता और बोबो कमरे में पहुंचते हैं तो वहां अपनी माँ को मरी हुई हालत में पाते हैं। गीता तुरंत नीना को ढूंढने लगती हैं, लेकिन अचानक उसकी नज़र रेंटी पर पड़ती है। रेंटी बिना समय गंवाए गीता पर हमला कर देती है। गीता डरती नहीं बल्कि पूरी ताकत से उसका सामना करने की कोशिश करती है और गुस्से में एक बड़ा सा कैंची उसके सीने में घोंप देती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि रेंटी पर इसका कोई असर नहीं होता। इतने में शोर सुनकर बोबो भी वहां आ जाता है और अब रेंटी उस पर ही कैंची से बार बार हमला करने लगती है। वहीं रैंटी ने बोबो पर हमला कर दिया। एक बड़ा सीजर उठाकर उसने बार बार उसके पेट में वार किया और बोबो से कहा, अब तुम रैंटी के पति नहीं रहे। बोबो की मौत के बाद रैंटी गीता की तरफ बढ़ी। ये देखकर नीना जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि अब उसके पिता भी नहीं रहे थे। उसकी रुलाई सुनकर रैंटी सीधा नीना के सामने आ गई। वो उसे मारने ही वाली थी कि नीना रोते हुए बोली, प्लीज़ मॉम, ठीक हो जाइए प्लीज़। मॉम सुनते ही रैंटी के अंदर सोई हुई उसकी आत्मा जागने लगी। डीमन का असर कुछ देर के लिए टूटा और रैंटी होश में आ गई। उसने देखा कि वो पहले ही सबको मार चुकी थी और अब गीता को भी मारने वाली थी। वो रोते हुए बोली, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, नीना को लेकर भाग जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। मैं अब किसी को और नहीं मारना चाहती। रैंटी ने उनसे माफ़ी मांगी और गीता से वादा लिया कि वो नीना को लेकर घर चली जाए। गीता जाना नहीं चाहती थी, लेकिन रैंटी की जिद और कसम के आगे उसने नीना को लेकर घर छोड़ दिया। इसके बाद रैंटी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। तो इस तरह उसकी और उस डीमन की कहानी खत्म हो गई। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में गीता और नीना एक नए गांव में दिखते हैं, जहां उन्होंने नया घर लिया है। उन्हें लगता है कि अब सब मुसीबतों से छुटकारा मिल गया। मगर जैसे ही गीता ने अलमारी खोली, अंदर वही ब्राइडल ड्रेस रखी थी, वही ड्रेस जो शुरुआत में डीमन ब्राइड बनने के लिए रैंटी ने पहनी थी। यानी ये भयावह कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।